वो इकलौती थी, घर की एक ही बेटी, हमारी रानी। जब कोई पूछता था कि और बच्चे क्यों नहीं हुए तो मैं मुस्कुरा के कह देती कि जब खुदा ने एक ही में सारी दुनिया समो दी हो तो और क्या चाहिए। सच कहूँ तो उसने कभी हमें कमी महसूस ही नहीं होने दी। बचपन से ही वो हमारे लाड, हमारे प्यार और हमारे फख्र का निशान थी। उसके अब्बा का तो बस जिक्र ही क्या कीजिए। सुबह जागने से लेकर रात सोने तक उनकी हर बात का महवर बस रानी होती थी। वो बहुत लायक थी, ज़हीन और हद से ज़्यादा पुरएतमाद। उसे देख लगता था कि ज़िंदगी सिर्फ उसी का इंतज़ार कर रही है। उसे जब कॉलेज जाना शुरू किया तो उसके अंदर एक नई चमक आ गई थी। बड़े बड़े ख्वाब, बड़े बड़े इरादे। वो हमें बताती थी कि वो दुनिया को कैसे बदलेगी। वो सिर्फ हम सर हिला के रह जाते और दिल ही दिल में दुआ करते कि खुदा उसके हर ख्वाब को पूरा करे। हमने एक एक चीज़ उसकी मर्जी की रखी, उसका कमरा, उसका लिबास, उसकी तालीम। हम सिर्फ चाहते थे कि हमारी बेटी जिंदगी भर खुश रहे और खुद मुख्तार रहे। लेकिन तकदीर को ये खुशी एक आंख न भाई। ये हादसा, इसका जिक्र करते हुए भी मेरा दिल कांपता है। वो एक आम दिन था, जैसे हर तालिब इल्म कॉलेज से घर आता है। हमारी रानी भी आ रही थी। एक तेज रफ्तार गाड़ी, एक लम्हे की गफलत और हमारी दुनिया पलट गई। सड़क पे खून, चीखो पुकार और फिर अस्पताल के वो बेरहम सफ़ेद कमरे। हमें ऐसे लगा जैसे हमारी रूह निकाल ली गई हो। डॉक्टर्स ने उसे बचा लिया, जान बच गई, मगर उस हादसे ने उसकी रीढ़ की हड्डी को शदीद नुकसान पहुंचाया था। जब डॉक्टर ने आके धीमे लहजे में बताया कि रानी अब तवील अरसे के लिए बिस्तर से लग गई है, उसे मुकम्मल आराम और निगहदाश्त की ज़रूरत है, तो मेरे अब्बा जी यानी रानी के नाना का कहना गलत ना था कि औलाद का दुख माँ बाप को पहले मारता है, फिर उन्हें जिंदा रखता है ताकि वो लाश को देख सके। हम मियाँ बीवी भी जिंदा लाश बन गए। घर की रौनक, हमारी जिंदगी की चमक, सब जैसे बंद होके एक कमरे के अंदर सिमट गया। अब मसला सिर्फ जिस्मानी जख्मों का नहीं था, उससे बड़ा मसला उसके अंदरूनी टूट फूट का था। रानी जवान थी, सिर्फ 20 साल की उम्र, और अचानक इस तरह किसी दूसरे पर मुनहसिर हो जाना उसके लिए ये बात जहर से कम नहीं थी। वो बहुत हसास और शर्मीली थी। एक जवान लड़की के लिए अपनी ज़ाती सफाई, वॉशरूम की ज़रूरत या बिस्तर पे करवट बदलने के लिए भी किसी दूसरे की मदद लेना कितना मुश्किल होता है, वो हमसे भी नज़रें चुराने लगी थी। कभी कभी तो वो सिर्फ इस खौफ से पानी पीना कम कर देती कि कहीं उससे बिस्तर पर ही रफा हाजत ना हो जाए। मैंने देखा कि वो मेरे सामने भी अपने आप को समेट लेती। जब मैं उसे साफ करती या उसके कपड़े बदलती तो उसके चेहरे पे एक कर्ब होता, एक अजीब सी झिझक, एक शर्मिंदगी की लहर उसके चेहरे से गुजर जाती। और ये सिर्फ मेरे सामने नहीं, उसके अब्बा के सामने तो वो बिल्कुल ही चुप हो जाती थी। ये एक फितरी बात है। हर जवान लड़की की अपनी हदूद होती हैं, अपनी हया होती है, और बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इस हया को नहीं मिटा सकती। वो अपने जिस्म पर किसी गैर मर्द या हत्ता के अपने बाप का साया भी नहीं चाहती थी। जब मैंने ये सब महसूस किया तो मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। मैंने रानी के अब्बा से बात की। मैंने कहा, देखिए, जिस्म के जख्म तो वक्त के साथ शायद फिर भी भर जाएं, मगर अगर हमने उसकी इज्जत नफ्स और उसकी शर्म को टीस पहुंचाई तो ये लड़की कभी सेहतमंद नहीं हो पाएगी, या अंदर से टूट जाएगी। उन्होंने मेरी बात समझी। वो भी ये देख रहे थे कि रानी की आंखों की बेबसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। हमारे लिए उसकी झिझक से बड़ी कोई मजबूरी नहीं थी। हम ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि क्या करें। हम उसे छोड़ नहीं सकते थे, उसकी झिझक को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। आखिरकार हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हमें एक नर्स रखनी पड़ेगी, एक ऐसी औरत जो मुकम्मल पेशावर हो, जो उसकी देखभाल कर सके, और सबसे अहम बात यह कि वो अजनबी होने की वजह से उसकी झिझक को महसूस नहीं होने देगी। एक पेशावर के सामने मरीज को शर्मिंदगी कम होती है बनिस्बत अपने लाड प्यार उठाने वाले माँ बाप के, जिनके सामने वो हमेशा मजबूत रहना चाहती थी। ये नर्स रखने का फैसला हमारे लिए बहुत मुश्किल था। ये हमारी हार थी, इस बात की हार कि हम अपनी इकलौती बेटी की हर ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहे। उसके अब्बा ने एक अच्छी नर्स तलाश करने के लिए कितने लोगों से बात की, कितने दिन अस्पतालों के चक्कर लगाए। वो चाहते थे कि नर्स ऐसी हो जो सिर्फ दवा ना दे बल्कि उसे जज्बाती सहारा भी दे। एक ऐसी औरत जो रानी को ये यकीन दिला सके कि उसकी हालत उसके वकार को कम नहीं कर सकती। ये फैसला दरअसल हमारी मजबूरी का नतीजा था। उस मजबूरी का जो एक प्यारी जवान और शर्मीली बेटी की इज्जत नफ्स की हिफाजत के लिए उठाई गई थी, ताकि हमारी रानी अपने बिस्तर पर भी महफूज महसूस करे। नर्स रखने का फैसला तो जज्बाती मजबूरी के तहत कर लिया गया था, मगर ये मसला पहाड़ बन के हमारे सामने खड़ा हो गया। मेरे शौहर ने मुझसे कहा, देखो, मैं पैसे की परवाह नहीं करता, हम अपना सब कुछ बेच देंगे, मगर रानी की निगहदाश्त में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। लेकिन मुझे सिर्फ एक माहिर नर्स नहीं चाहिए, मुझे ऐसी खातून चाहिए जिसका दिल साफ हो,
جس کی نیت نیک ہو اور سب سے بڑھ کے یہ کہ وہ شریف خاندانی ہو۔ ان کی بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی۔ رانی اب بستر پہ تھی، کمزور اور لاچار۔ جو بھی اس کی دیکھ بھال کرے گا وہ اس کے مکمل حصار میں رہے گی۔ ایک جوان نازک لڑکی کی نگہدار صرف طبی مہارت کا کام نہیں تھی، یہ اعتماد، دیانتداری اور احساس تحفظ کا معاملہ تھا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ رانی ایک جھجک سے نکل کے دوسری ذہنی اذیت میں پڑ جائے۔ اس کا کمرہ اب اس کی دنیا تھا اور نرس کو اس دنیا کی محافظ ہونا تھا۔ اگر کوئی بد نیت یا غیر مہذب عورت اس کے پاس آئی تو ہماری بیٹی ٹوٹ کے بکھر جائے گی۔ تلاش کا مرحلہ شروع ہوا جو صبر آزما اور تھکا دینے والا تھا۔ ہم نے ہسپتالوں میں رابطہ کیا، جاننے والوں سے پوچھا، مگر ہر جگہ پیشہ ورانہ مہارت تو ملی، مگر وہ خاندانی اور جذباتی پختگی کی یقین دہانی نہیں مل رہی تھی جس کی ہمیں ضرورت تھی۔ ہم بار بار مایوس ہوتے رہے۔ رانی کے ابا نے ایک شام مجھ سے کہا، مجھے لگ رہا ہے جیسے کوئی شریف خاتون اس کام کے لیے تیار نہیں ہو رہی۔ یہ کام نازک بھی ہے اور محنت طلب بھی۔ شاید کسی بھی اچھے گھرانے کی عورت اس کام کو آسانی سے نہیں اپنائے گی۔ بالآخر ہم نے اخبار میں اشتہار دینے کا فیصلہ کیا۔ اشتہار بھی عام نہیں تھا۔ ہم نے واضح کیا کہ ہمیں ایک ایسی تجربہ کار خاتون نرس کی ضرورت ہے جو مکمل طور پر مریض کے ساتھ گھر پہ رہے اور مریض کی اخلاقی اور جذباتی ضرورت کو سمجھے۔ خاندانی پس منظر کو ترجیح دی جائے گی اور معاوضہ منہ مانگا ملے گا۔ ہم نے اشتہار دے دیا اور پھر ہر روز انتظار کرنے لگے۔ فون کالز آئیں، انٹرویو بھی کیا گیا، مگر کوئی دل کو نہ لگا۔ کوئی بہت زیادہ بے تکلف تھی، کوئی بہت زیادہ لاپرواہ، اور کسی کے لہجے میں وہ نرمی اور شائستگی نہیں تھی جو رانی کے لیے ضروری تھی۔ ہر ناکامی پر میرے شوہر کی مایوسی بڑھتی جاتی تھی۔ وہ کمرے میں آ کے رانی کو دیکھتے اور پھر خاموشی سے لوٹ جاتے۔ ان کی آنکھوں میں ایک سوال ہوتا تھا، میری بیٹی کو سکون کب ملے گا؟ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ ہم تقریباً ہار مان چکے تھے اور سوچ رہے تھے کہ ہمیں خود ہی ہمت کرنی پڑے گی، چاہے رانی کی جھجک ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر ایک غیر متوقع صبح ہوئی۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ ہمارے نوکر نے آ کے بتایا کہ کوئی خاتون آپ سے ملنے آئی ہیں۔ جب وہ خاتون کمرے میں داخل ہوئی تو ہم دونوں میاں بیوی ایک لمحے کے لیے گنگ رہ گئے۔ وہ خاتون مکمل پردے میں لپٹی ہوئی تھی، سر سے لے کے پاؤں تک ایک چادر یا برقعے میں، جس میں صرف آنکھوں کی جگہ ایک باریک نقاب تھا۔ اس کا قد درمیانہ تھا اور اس کے چلنے میں ایک عجیب سی متانت اور وقار تھا۔ وقار نے حیرت سے پوچھا، جی فرمائیے، آپ کون؟ خاتون کا لہجہ نہایت دھیما اور شائستہ تھا، جس میں ایک ٹھہراؤ اور سکون تھا۔ اس کی آواز میں کسی قسم کا خوف یا جھجک نہیں تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں آپ کی بیٹی کی نگہداشت کے لیے آئی ہوں۔ میں نے آپ کا اشتہار پڑھا تھا۔ میں نرس ہوں اور آپ کی تمام شرائط سے واقف ہوں۔ ہم دونوں میاں بیوی کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ہمارے سامنے ایک پردہ نشین خاتون نرس کے طور پہ کھڑی تھی، جو ایسے نازک کام کے لیے تیار ہو کے آئی تھی۔ وقار نے سوال کیا، آپ نے ہمارا اشتہار پڑھا؟ آپ کو تمام ذمہ داریوں کا علم ہے؟ خاتون نے ہاتھ جوڑ کے دھیمے لہجے میں جواب دیا، جی، مجھے سب معلوم ہے۔ میں مریضہ کی مکمل دیکھ بھال کے لیے تیار ہوں اور میں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ہماری آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے سوال تھا۔ ایک طرف وہ خاندانی اور شریف ماحول کی تلاش تھی جو اس خاتون کے لباس اور لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا، اور دوسری طرف یہ غیر معمولی صورتحال تھی۔ رانی کے ابا تھوڑا ہچکچاتے ہوئے بولے، ہم آپ کا پس منظر جاننا چاہیں گے اور کیا آپ اپنا چہرہ دکھانا پسند کریں گی تاکہ ہمیں ایک بار اطمینان ہو جائے؟ خاتون نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، جیسے اندر ہی اندر کوئی فیصلہ کر رہی ہو۔ پھر اس نے اپنی نظریں نیچے کیں اور نرمی سے کہا، میرا تعلق ایک معزز گھرانے سے ہے اور مجھے یقین دلاتی ہوں کہ میرے کردار یا میری نیت میں آپ کو کوئی کمی نہیں ملے گی۔ جہاں تک چہرے کا تعلق ہے تو میں اس بستر پہ پڑی بیٹی کی حیا کے لیے آئی ہوں، اپنی حیا کو توڑنے نہیں آئی۔ میری قابلیت میرے کام سے ثابت ہوگی، چہرے سے نہیں۔ آپ کی بیٹی کو ایک حسار کی ضرورت ہے اور میں اسے وہ حسار فراہم کروں گی۔ ہم دونوں میاں بیوی سکتے میں رہ گئے۔ اس کی بات میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ وہ شرم اور وقار کی ایک زندہ مثال لگ رہی تھی۔ وقار اور میں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں پہلی بار اطمینان کی ایک جھلک تھی۔ یہی وہ شرافت تھی جس کی ہم تلاش کر رہے تھے۔ ہمیں محسوس ہوا کہ رانی اس کے حصار میں واقعی محفوظ ہوگی۔ ہم دونوں میاں بیوی جیسے سکتے کی کیفیت میں خاموش ہو گئے اور دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ شاید ہماری تلاش ختم ہوئی۔ ہم اس خاتون سے مزید کوئی سوال نہ کر سکے، ماں سوائے ایک سوال کے، کیا آپ آج سے ہی کام شروع کر سکتی ہیں؟ اور ان کا دھیما اثبات ان کی قبولیت کا اعلان تھا۔ میرے شوہر اور میں نے اس پر اسرار پردہ نشین نرس کو مزید سوال کیے بغیر قبول کر لیا۔ اس کا لہجہ، اس کی آواز کی شرافت اور سب سے بڑھ کے یہ جملہ کہ میں اس بستر پہ پڑی بیٹی کی حیا کے لیے آئی ہوں، اپنی حیا کو توڑنے نہیں آئی،
हमारे दिलों में उतर गया। हमें महसूस हुआ कि शायद ये खुदा का भेजा हुआ कोई फरिश्ता है। हमने उसे आप कह के मुखातिब करना शुरू कर दिया और उसका नाम पूछने की जुर्रत भी न कर सके। उसने खुद को सिर्फ खादिमा या देखभाल करने वाली के तौर पे मुतारिफ करवाया। रानी के अब्बा ने उसी वक्त नर्स के मुआवजे की बात की तो नर्स ने बहुत नरमी से कहा, मुआवजा मैं अपना काम देख के लूंगी, पहले मुझे अपनी जिम्मेदारी अदा करने दें। इस गैर मुतवक्के इनकार और सादगी ने हमें और भी ज्यादा मुतासिर किया। हमने महसूस किया कि ये खातून वाकई पैसों के लिए नहीं बल्कि किसी अंदरूनी मकसद या जज्बे के तहत ये काम करने आई है। हमने उसे रानी के कमरे तक पहुंचाया। कमरे में दाखिल होने से पहले उसने एक बार फिर पर्दे के अंदर ही झुक के हमें सलाम किया और अंदर चली गई। हम दोनों दरवाजे के बाहर खड़े होकर सांस लिए बगैर इंतजार कर रहे थे। हमें डर था कि रानी जो पहले ही हमसे झिझकती थी अब एक मुकम्मल अजनबी को अपने इतने करीब देख कोई रद्द अमल न दे बैठे। हमने सोचा था कि हमें रानी को समझाना पड़ेगा, उसे उस फैसले के पीछे की मजबूरी बताना पड़ेगी, मगर हमारी हैरत की कोई इंतहा न रही जब अंदर से कोई शोर न आया। दरवाजे के सौराख से झांक के देखा तो वो नर्स खामोशी से रानी के बिस्तर के पास खड़ी थी। वो ना तो ज्यादा बोली ना रानी से कोई गैर जरूरी सवाल पूछा। उसे पहले बिस्तर को देखा, फिर आहिस्ता से रानी के माथे पे हाथ रखा। उसका हाथ जो पर्दे से बाहर था बहुत नरम और शफीक था। उसके लम्स में अजीब सा सुकून था। रानी जो हर नए शख्स को देख के आंखें बंद कर लेती थी, इस बार खुली आंखों से उसे देखती रही जैसे उस पर्दे में उसे कोई अपना नजर आ गया हो। फिर नर्स ने रानी के चेहरे पे झुकी और बहुत ही धीमी आवाज में बिल्कुल सरगोशी के अंदाज में कुछ कहा जो हम बाहर सुन नहीं पाए, मगर रानी के चेहरे पे एक लम्हे के लिए जो कर्ब और शर्मिंदगी की लकीरें थी वो जैसे मध्यम हो गईं। उसकी खामोशी में एक नई तस्लीम का एहसास था। नर्स ने फौरी तौर पे रानी का तकिया सीधा किया और बगैर कोई लफ्ज कहे वो तमाम काम शुरू कर दिए जो उसकी जाती निगहदाश्त के लिए जरूरी थे। बिस्तर की चादर बदलना, उसे करवट देना, ये सब उसने इतनी महारत और एहतियात से किया कि रानी को कम से कम तकलीफ हो। सबसे अहम बात यह थी कि उसने हर काम में रानी की प्राइवेसी का मुकम्मल ख्याल रखा। कोई भी काम जल्दबाजी या बेतकल्लुफी से नहीं किया। ये मंजर देख हमारे दिलों पर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। रानी के अब्बा ने मेरे हाथ को थामा और उनकी आंखों में नमी थी। वो धीमे से बोले, ये वही हसार है जिसकी हमें तलाश थी। रानी महफूज है। हमने नर्स को मजीद परेशान करना मुनासिब न समझा और खामोशी से दरवाजा बंद कर दिया। हम दोनों ड्राइंग रूम में आके बैठे, मगर एक अजीब सुकून था। हमारे जहन से वो मुसलसल फिक्र निकल गई कि हमारी बेटी शर्मिंदगी की वजह से मजीद तकलीफ ना उठाए। हमने सारा दिन खुद को रानी के कमरे से दूर रखा ताकि नर्स को काम करने की पूरी आज़ादी मिले और रानी को भी किसी की मुदाखलत महसूस ना हो। शाम को जब हम दोबारा कमरे में गए तो मंजर यकसर बदल चुका था। कमरे में सफाई थी। रानी का चेहरा धोया हुआ था और वो पहले से ज्यादा पुरसकून लग रही थी। नर्स खामोशी से उसकी खुराक का चार्ट देख रही थी। हम दोनों को अंदर देख के नर्स ने सर हिलाया और हमें बाहर आने का इशारा किया। बाहर आकर उसने पहली बार तफसील से बात की। उसे सिर्फ जरूरी बातें बताई। मरीजा बहुत कमजोर है, उन्हें नफ्सियाती सहारे की सख्त जरूरत है। उनकी जिस्मानी देखभाल मुकम्मल हो गई है और उन्होंने पहली बार बगैर झिझक के मेरी मदद कबूल की है। अब आप लोग बेफिक्र होकर आराम कर सकते हैं। इस एक जुमले ने हमें मुकम्मल तौर पर मुतमईन कर दिया। एक माँ की हैसियत से मुझे ये सुन के बहुत सुकून मिला कि मेरी बेटी ने झिझकना छोड़ दिया है। रानी के अब्बा ने शुक्रिया अदा किया और नर्स को जबरदस्ती अगले दिन के लिए पेशगी मुआवजा देना चाहा, मगर उसने पर्दे के पीछे से ही सर हिला के इनकार कर दिया और कहा, मुआवजा काम के बाद, मेरी शर्त मेरी शराफत है। हम दोनों उसके इनकार से मुतासिर हुए और दिल ही दिल में उसका शुक्रिया अदा करते उसके इखलास पे एतमाद कर लिया। उस शाम हमने एक अरसे बाद सुख की नींद सोई। हमारा दिल अब बिल्कुल बेफिक्र था कि हमारी लख्ते जिगर अब एक शरीफ और मुहाफिज हसार में थी। हमें बस इस बात का इत्मीनान था। बाकी सारे मामला जैसे सानवी हो गए थे। नर्स के आने के बाद हमारे घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। वो जो शदीद जहनी कर्ब था वो एकदम से तहलील हो गया। हम दोनों मियाँ बीवी को महसूस हुआ जैसे हमारे सर से सदियों का बोझ हट गया हो। रानी का कमरा अब हमारे लिए एक ममनुआ इलाका बन चुका था और नर्स की प्राइवेसी का एहतराम करते हुए हम भी वहाँ कम ही जाते। नर्स ने खुद भी गैर एलानिया असूल बना दिया कि वो अपना काम तन्हाई में करती है और दिन में सिर्फ 2 बार मुख्तसर वक्फे के लिए हमें रानी की सेहत के बारे में बताती। ये वक्फे भी ज्यादातर दरवाजे के बाहर या बिल्कुल दहलीज पे होते थे। वो अपना पर्दा कभी नहीं हटाती थी और मुख्तसर अल्फाज में बताती कि रानी ने खाना खा लिया है और उसके जख्म की मरहम पट्टी हो गई है और उसका मिजाज कैसा है। इसके बाद ये चंद अल्फाज हमारे लिए काफी होते। हमने उसके लहजे की शराफत को उसके किरदार की जमानत समझ लिया। हकीकत ये थी कि हमने अपनी आंखें मुकम्मल तौर पर बंद कर ली थी।
हमने खुद को ये यकीन दिलाया था कि उससे बेहतर कोई नर्स हो ही नहीं सकती। उसके पर्दे के वकार को उसकी दयानतदारी की अलामत मान लिया। हमें इस बात की जरा भी परवाह न रही कि वो रानी की निगहदाश्त कैसे कर रही है। हमें इस बात से गर्ज नहीं थी कि वो रानी को कौन सी दवा दे रही है, किस वक्त दे रही है, या सबसे अहम ये कि रानी उसके साथ कितना घुल मिल पाई है। हमारी सबसे बड़ी तसल्ली ये थी कि हमारी बेटी अब शर्मिंदा नहीं हो रही और नर्स के साथ खामोश ताउन कर रही है। हमें अब बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती थी। मैं दिन भर अपने घर के दूसरे कामों में मसरूफ रहती और रानी के अब्बा इत्मीनान के साथ अपने काम पे जाते और देर से घर लौटते। बरसों बाद हमने एक दूसरे के साथ बैठ के सुकून के 2 लम्हे गुजारने शुरू कर दिए। रानी का ख्याल नर्स पे छोड़ के हम दोनों जैसे अपनी दुनिया में वापस आ गए। रानी के अब्बा तो अक्सर फख्र से लोगों को बताते कि हमें खुदा ने कैसी शरीफ और मुखलिस नर्स से नवाजा है। अगर कोई जानने वाला पूछता भी कि नर्स कैसी है तो हम जवाब देते, वो बहुत खानदानी है, वो रानी का ख्याल बहुत अच्छे से रखती है, वो पर्दा करती है और अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती। हमारी यही बात लोगों को हैरत में डालती, मगर हम मुतमईन थे। हमने अपनी जिम्मेदारी एक ऐसे शख्स के हवाले कर दी थी जिस पे हमने अपने ईमान की तरह भरोसा लिया था। हमारी ये बेफिक्री दिन ब दिन बढ़ती गई। नर्स ने रानी को कमरे से बाहर लाने से भी मना कर दिया, ये कहते हुए कि इसकी मुकम्मल आराम और निगहदाश्त जरूरी है। हमने इस बात को भी उसकी पेशा वराना जिम्मेदारी समझ के कबूल कर लिया। हमें अब रानी को देखने या उसके पास ज्यादा वक्त गुजारने की भी जरूरत महसूस न होती थी। जब भी हमारा दिल चाहता हम दरवाजा खोलते, झांक के देखते, नर्स बिस्तर के पास खामोशी से बैठी होती और रानी सुकून से लेटी होती। ये मंजर हमारे लिए काफी था। हम दरवाजा बंद कर देते और इत्मीनान की चादर ओढ़ के जिंदगी के मामूलात में गुम हो जाते। हमारी ये मुकम्मल लापरवाही दरअसल हमारी जज्बाती थकावट का नतीजा थी। हम सदमे और मुसलसल देखभाल की जिम्मेदारी से इस कदर थक चुके थे कि नर्स की शक्ल में एक सहारा मिला तो हमने उस पे आंखें बंद करके भरोसा कर लिया। हमने ये न सोचा कि आंखों पे पट्टी बांध लेना किसी भी बड़े खतरे का पेशे खैमा हो सकती है। हम बस उस सुकून के आदी हो चुके थे जो नर्स के हमारे घर आने से हमें मिला था। हमने ये कभी ना सोचा कि जो रानी हमें देख के शर्माती थी वो एक अजनबी के सामने इतनी जल्दी कैसे खुल गई। ये सवाल हमारे जहन में कभी पैदा ही ना हुआ। हमने इस मामले से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया और नर्स को हमारे घर और हमारी बेटी की निगहदाश्त का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। ये हमारे एतमाद की इंतहा थी या हमारी लापरवाही की इब्तदा, इसका अंदाज़ा हमें अभी नहीं था, और ये अंधेरा हमें एक नए मोड़ की तरफ ले जा रहा था। हमारे इत्मीनान की ये चादर ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। हफ्ते भर के मुकम्मल सुकून और लापरवाही के बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें होने लगी जिनसे हमारे दिल में हल्की सी खलिश और इज़्तिराब पैदा होना शुरू हुआ। ये खलिश रानी के मिजाज में आने वाली अजीबो गरीब तब्दीलियों की वजह से थी। रानी, जो पहले इंतहाई खामोश रहती और किसी भी मदद को शर्मिंदगी के साथ कबूल करती, अब वो अपने कमरे में अक्सर मुस्कुराती हुई पाई जाती। ये मुस्कुराहट पुरसकून नहीं होती थी, बल्कि उसमें एक पुरअसरार चमक होती थी, जैसे वो किसी अंदरूनी राज से लुत्फ अंदोज हो रही हो। जब हम दरवाजे से झांकते तो अक्सर वो बिस्तर पे लेटे लेटे अपने दोनों हाथों को आपस में थाम लेती और धीमी आवाज में हंसने लगती। उसकी ये हंसी बेसाख्ता, कम और तसन्नो से ज्यादा भरपूर लगती थी। एक दिन मैं पानी लेकर उसके कमरे में गई तो देखा कि रानी ने अपने तकिए को ऐसे लपेटा हुआ है जैसे वो किसी बच्चे को सीने से लगाए हुए हो और वो किसी अनदेखे वजूद से बातें कर रही है। जब मेरी आहट हुई तो उसने फौरन तकिए को छोड़ा और निगाहें चुरा ली। ये देख के मुझे अजीब सा लगा। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम किससे बात कर रही थी? उसने एक लम्हे के लिए भी मेरी तरफ ना देखा और जवाब दिया, किसी से नहीं, बस ऐसे ही दवा का असर है। उसके लहजे में सच्चाई कम और जल्दी से बात खत्म करने का एहसास ज्यादा था। इस तरह की हरकतें बढ़ने लगी। कभी वो अचानक बिस्तर पर से किसी चीज को हाथ मार के हटा देती जैसे वहां कुछ मौजूद हो और फिर खुद ही शर्मिंदा हो जाती। उसके अब्बा ने एक शाम दरवाजे से झांका तो देखा कि रानी अपने बिस्तर के कोने को तकलीफ दे हद तक जोर से चूम रही है और उसके चेहरे पे खौफ और खुशी का एक मिला जुला तासुर था। ये रवैया हमारे लिए गैर मामूली था। एक तरफ तो यह हमारे लिए सुकून का बायस होना चाहिए था कि वो अब खुश है, मगर उसकी खुशी में गैर फितरीपन था। एक माजूर लड़की के बिस्तर पे पड़ा हुआ सादगी भरा रवैया नहीं था, बल्कि एक पोशीदा खेल का इशारा था। उन्हीं तब्दीलियों के साथ नर्स के रवैये में भी मामूली मगर अहम तब्दीली आ गई। वो पहले बहुत ज्यादा मुअद्दब और धीमी आवाज में बात करती थी, मगर अब उसके लहजे में हल्की सी सख्ती और मालिकाना अंदाज आ गया था। जब हम कोई सवाल करते तो वो बहुत ही मुख्तसर और गैर ज़रूरी हद तक वाज़ेह जवाब देती, जैसे हमें दोबारा सवाल करने की जुर्रत ना हो।
एक दिन मैंने जब बहुत इसरार किया कि मैं आधे घंटे के लिए रानी के पास बैठना चाहती हूँ, तो उसने पहली बार नाक भूं चढ़ाई। उसने पर्दे के अंदर ही ज़रा तेज़ आवाज़ में कहा कि उसे आराम की ज़रूरत है और निगहदाश्त में रुकावट ना डालें। आप उसकी जज़्बाती हालत को समझें। उसके लहजे में अब वो नरमी नहीं थी जो पहले दिन थी। इस बदले हुए रवैये ने हमारे दिल में पहली बार ये सवाल उठाया कि कहीं हमने भरोसा करने में जल्दी तो नहीं कर दी। रानी के अब्बा भी अब पहले की तरह मुकम्मल बेफ़िक्र नहीं रहे। जब वो घर आते तो एक बार कमरे का दरवाज़ा ज़रूर खोलते, झाँकते और फिर चेहरे पर एक गहरी सोच लिए बाहर आ जाते। उनका इत्मीनान अब तरद्दुद में बदल रहा था। वो रानी की इस पुरअसरार हँसी और नर्स के दरिश्त हुए लहजे को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो खौफज़दा थे कि कहीं हमारा ये अंधा एतमाद हमें किसी नई मुसीबत में न डाल दे। मगर फिर पर्दे और तकद्दुस के हसार में बंद उस नर्स से कोई सवाल पूछने की उन्हें जुर्रत नहीं हो रही थी। हमारा मस्नूई सकून अब खौफ में बदल चुका था। नर्स की शराफत की चादर के नीचे अजीबो-गरीब परछाइयाँ नाचने लगी थीं। सबसे पहली चीज़ जो हमें परेशान कर रही थी वो कमरे का मुकम्मल गूंगापन था। अब रानी के कराहने या नर्स की हल्की-फुल्की आवाज़ भी सुनाई न देती, जैसे अंदर की दुनिया बाहर से बिल्कुल मुनक़ते हो चुकी हो। रात को नर्स का रवैया और भी ज़्यादा तशवीशनाक हो जाता। जैसे ही घड़ी की सुइयाँ रात के 9 बजने का ऐलान करतीं, वो दरवाज़े की कुंडी अंदर से बहुत ज़ोर से चढ़ा लेती, जिसकी आवाज़ सारे घर में गूंजती। ये वाज़ेह ऐलान था कि बाहर से किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं है। एक रात मैं पानी लेने के बहाने कमरे के पास पहुंची तो दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी की लकीर नजर आई। मैं लरजते कदमों से दरवाजे के करीब पहुंची तो अंदर से दबी हुई सरगोशियों की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ें मुसलसल थीं, जैसे दो लोग एक दूसरे के बहुत करीब झुक के बात कर रहे हों। उनमें से एक आवाज़ तो नरस की थी, मगर दूसरी आवाज़ में मर्दानापन का हल्का सा झटका था, जो रानी के अब्बा की आवाज़ से बिल्कुल मुख्तलिफ था। मेरा दिल दहल गया। मुझे लगा जैसे दो वजूद अंदर मौजूद हैं, मगर नर्स ने फ़ौरन खांस कर या ज़ोर से पानी के गिलास को मेज़ पे रख के आवाज़ों को दबा दिया और फिर मुकम्मल सन्नाटा छा गया। मैं मुंजमद होकर लौट आई। अगली सुबह मैंने अपने शौहर को ये सब बताया। वो मेरी बात सुनकर खामोश हो गए। उनका चेहरा जर्द पड़ गया, मगर शराफत के दावे ने उन्हें जकड़ रखा था। वो बोले, ये तुम्हारा वहम है, तुम सदमे में हो, नींद पूरी नहीं हो रही। हो सकता है नर्स फ़ोन पे बात कर रही हो या वो अपने ख़ानदान के किसी मर्द से मदद के लिए कोई सलाह ले रही हो। हम उस पर बगैर सबूत के बदगुमानी नहीं कर सकते। याद करो, उसने कहा था कि वो शरीफ और ख़ानदानी है, मगर मेरा दिल इस दलील को कबूल नहीं कर रहा था, ख़ास तौर पर जब मैंने रानी का कर्ब देखा। रानी अब सिर्फ अजीबो-गरीब मुस्कुराहटें नहीं दे रही थी, अब वो खौफ में मुब्तला थी। जब भी मैं कमरे में जाती तो उसकी आंखों में एक बेपनाह इल्तिजा नजर आती। वो मुझे देखती और उसकी आंखें जैसे चिल्ला रही होती थी कि मुझे यहाँ से निकाल लो। एक दिन नर्स किसी काम से चंद लम्हों के लिए कमरे से बाहर निकली और मैं फौरन रानी के करीब झुकी। रानी ने फौरन अपने हाथ को बिस्तर पर फिसलाया और अपनी उंगलियों से कपड़े पे कुछ लिखने की कोशिश की। ये बेचैनी में लिखे गए 2-3 बिखरे हुए हरूफ थे, जो शायद बचाव बन सकते थे। मगर जैसे ही नर्स के कदमों की आहट सुनाई दी, रानी ने तेजी से हाथ उठाया और आंखें बंद कर ली। नर्स फौरन बिस्तर पे आके खड़ी हो गई और रानी के सर पे साया डाल दिया। उसके सर पे साया डालने का यह अमल मुझे रानी को धमकी देने जैसा महसूस हुआ। अब नर्स हर वक्त रानी के सर पे सवार रहती, वो कभी भी उसे अकेला ना छोड़ती। अगर मैं रानी के साथ बैठी होती तो नर्स फौरन कोई ऐसा काम शुरू कर देती जो हमारी बातचीत में रुकावट डालता। वो रानी के हर इशारे, हर सांस पे नजर रखती और उसकी मौजूदगी एक निगरान की मानद होती, एक नर्स की नहीं। उन्हीं दिनों रानी की हरकत में एक और इजाफा हुआ। उसने एक दिन अपने बचपन की सबसे प्यारी गुड़िया और अपनी पसंदीदा किताब को कमरे से बाहर फेंकने का मुतालबा किया। उसकी आवाज़ में ऐसी शदीद नफरत थी कि मुझे तकलीफ हुई। मैंने पूछा, बेटा ये तुम्हारी फेवरेट चीज़ें हैं, इन्हें क्यों फेंकना है? नर्स ने मेरी तरफ देखा और पर्दे के अंदर से ही उसका लहजा सख्त हो गया। माजी की चीज़ें मरीज़ को नए सफ़र से रोकती हैं, उन्हें निकाल दें, ये ज़रूरी है। रानी के अब्बा को जब ये बात मालूम हुई तो वो कमरे के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने नर्स की मौजूदगी में ही रानी से पूछा, बेटा क्या तुम डरी हुई हो? रानी ने फौरन नर्स की तरफ देखा जो खामोशी से खड़ी थी, मगर उसके पर्दे के अंदर कोई गैर मरे कुव्वत रानी को जकड़ रही थी। रानी ने कांपते होठों से जवाब दिया, नहीं मैं खुश हूँ, मगर उसकी आंखों में दहशत थी। हमारे दरमियान अब शदीद इख्तलाफ शुरू हो चुका था। मैं शोर मचा रही थी कि कुछ गड़बड़ है, मगर रानी के अब्बा को हया और शराफत के पर्दे ने जकड़ रखा था। वो कहते, शायद वो कोई नफ्सियाती इलाज कर रही हो, हमें समझ नहीं आ रहा, मगर हम उसकी नीयत पे शक नहीं कर सकते। लेकिन एक रात ये इख्तलाफ भी टूट गया।
رات کو ہم دونوں سو رہے تھے کہ رانی کے کمرے سے بستر کے زور سے ہلنے کی آواز آئی، جیسے کوئی اندر بری طرح جدوجہد کر رہا ہو۔ یہ آواز تیز سانسوں کی تھی جو خوفناک ہڑبونگ مچا رہی تھی۔ ہم دونوں یکدم اٹھ بیٹھے۔ یہ کوئی نیند کی آواز نہیں تھی، یہ خطرہ تھا۔ آواز ایک لمحے کے لیے آئی اور پھر فوراً تھم گئی۔ رانی کے ابا کا چہرہ اب غصے اور خوف کا ایک شعلہ تھا۔ ان کا اندھا اعتبار اب پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ اس پردے کے پیچھے کچھ تھا جو ہماری بیٹی کی زندگی اور عزت کو نگل رہا تھا۔ وہ میری طرف مڑے اور ان کی آنکھوں میں شدید تردد تھا۔ اس رات ہم دونوں بستر پہ لیٹے رہے مگر ہمارے درمیان ایک گہری خاموشی تھی۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اس خوف سے کہ شاید یہ وہم ہو۔ مگر اگلا دن قیامت بن کے طلوع ہوا اور ہماری زندگی راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ رات کی وہ بھیانک خاموشی صبح کی پہلی کراہ سے ٹوٹی، ایک ایسی کراہ جس میں صرف جسم کا نہیں روح کا درد بھی شامل تھا۔ وہ ایک لمحہ تھا جب ہمارا پچھلا تمام خوف، تمام شک یقین میں بدل گیا۔ بستر پہ رانی تڑپ رہی تھی، اسے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھے تھے اور اس کا چہرہ درد کی ناقابل برداشت شدت سے بگڑ چکا تھا۔ وہ صرف سسکیاں نہیں لے رہی تھی، وہ گہری خوفناک آہوازاری کر رہی تھی، ایک ایسا رونا جو سیدھا دل چیر دیتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں التجا نہیں تھی، اب تو صرف بے بسی تھی۔ رانی کے ابا اور میں پاگلوں کی طرح اس کے کمرے کی طرف بھاگے۔ ہمارے لیے یہ منظر کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ بیٹی، کیا ہوا؟ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا مگر وہ کسی کو جواب دینے کی حالت میں نہیں تھی۔ وہ صرف درد کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ رانی کے ابا نے جب بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ایک لمحے کو سکتے میں آ گئے جیسے ان کے قدم زمین سے جڑ گئے ہوں۔ یہ وہی معصوم بیٹی تھی جسے وہ پل بھر کی تکلیف بھی نہیں دے سکتے تھے، اور آج وہ بستر پہ یوں بے بسی کی تصویر بنی پڑی تھی۔ اور پھر نرس کا داخلہ ہوا۔ وہ نرس جو اب تک روب اور دھیمے مزاج کا پردہ اوڑے تھی، آج اس کا پردہ ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں شدید دہشت تھی۔ وہ پروفیشنل نرسنگ کے سارے اصول بھول گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی رانی کی حالت کا بغور جائزہ نہ لیا، بلکہ اس کی ساری توجہ دروازے اور کھڑکیوں پہ تھی۔ اس کا چہرہ جو ہمیشہ پردے میں چھپا رہتا، اب شدید گھبراہٹ کی وجہ سے ہلکا ہلکا پسینے سے بھیگ رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا جلدی سے اسے ہسپتال لے جائیں، مگر نرس بولی پریشانی کی بات نہیں، میں سب سنبھال لوں گی، آپ جائیں۔ اس کی یہ شدید گھبراہٹ اور جلد بازی ہمارے شک کو یقین میں بدل گئی۔ رانی کے ابا نے اسے یکسر نظر انداز کیا، ان کے چہرے پر شدید اضطراب تھا۔ وہ شاید سمجھ چکے تھے کہ معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے مجھے گاڑی تیار رکھنے کا اشارہ کیا اور میں رانی کو لے کے فوراً گاڑی کی پچھلی نشست پہ لیٹ گئی۔ رانی کے ابا نے گاڑی کو جیسے ہوا میں اڑا دیا۔ سائرن کی آواز نہیں تھی مگر ہماری گھبراہٹ کی آوازیں ہماری روح کو چیر رہی تھی۔ ہمارے ذہن میں وہ تمام سرگوشیاں، وہ تمام جادو ٹونے کے اشارے اور رانی کی پراسرار مسکراہٹیں ایک فلم کی طرح چلنے لگی تھی۔ ہسپتال کے مرکزی دروازے پہ گاڑی رکی تو نرس نے غیر معمولی تیزی دکھائی۔ اسے رانی کو اسٹریچر پہ ڈالا اور خود ہی ڈاکٹر کے پاس بھاگ کے چلی گئی۔ اس کا یہ رویہ ایسا تھا جیسے وہ خود کوئی شدید جرم چھپا رہی ہو اور جلد از جلد اس ثبوت کو ختم کرنا چاہتی ہو، یا سب سے پہلے خود کو بری الذمہ ثابت کرنا چاہتی ہو۔ رانی کو ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا اور ہم دونوں میاں بیوی باہر لکڑی کے بینچ پہ خاموش بیٹھ گئے، جیسے ہم کسی سزا کا انتظار کر رہے ہوں۔ ہمارے پاس نہ تو رونے کے آنسو تھے اور نہ ہی بولنے کے الفاظ۔ ایک گھڑی کا ایک ایک ٹک ہمارے سینے میں تیر بن کے پیوست ہو رہا تھا۔ نرس ایک طرف کھڑی تھی، اس نے اب کی بار خود کو پردے میں پہلے سے زیادہ لپیٹ لیا، مگر اس کے پیچھے کھڑے ہونے کے انداز سے یہ صاف ظاہر تھا کہ وہ اس جگہ سے فرار کا راستہ تلاش کر رہی ہے۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی اور پھر چوری چھپے اپنی گھڑی کو دیکھتی، جیسے اسے کسی مقررہ وقت پہ یہاں سے نکلنا ہو۔ تقریباً پون گھنٹے بعد ایمرجنسی روم کا دروازہ کھلا اور ایک تجربہ کار لیڈی ڈاکٹر باہر آئیں۔ ان کے ساتھ ایک اور نرس بھی تھی۔ ڈاکٹر نے اپنے چہرے پہ موجود ماسک اتارا، ان کی آنکھوں میں حیرت اور ساتھ ہی ایک شدید افسوس کا تاثر تھا۔ انہوں نے ہمیں اشارے سے اپنے قریب بلایا اور ہماری طرف دھیمی مگر صاف آواز میں مخاطب ہوئی۔ انہوں نے پہلے رانی کے ابا کو دیکھا جو اپنے بیٹی کی طرح مضبوط ہونے کے باوجود اب بالکل لکڑی کے بت بنے ہوئے تھے۔ دیکھیے، آپ کو سخت ہونا پڑے گا، کیونکہ ہم ایک ایسی سچائی کا انکشاف کرنے جا رہے ہیں جو آپ کی توقعات سے بہت دور ہے۔ ڈاکٹر نے ایک گہری سانس لی، جیسے وہ خود یہ الفاظ ادا کرنے سے ڈر رہی ہو۔ آپ کی بیٹی بستر پہ ہوتے ہوئے بھی حاملہ تھی۔ ڈاکٹر کے ان 3 الفاظ نے جیسے ہمیں اسی لمحے مار دیا۔ رانی کے ابا کا جسم دھڑام سے واپس دیوار سے لگا۔ میرا حلق مکمل خشک ہو چکا تھا، آنسوں کا سیلاب اندر ہی رک گیا تھا۔ کیا
क्या कह रही हैं आप? ये कैसे मुमकिन है? वो तो चल भी नहीं सकती, वो कंवारी है। मैं हज़ियानी कैफियत में गोया हुई। डॉक्टर ने सर झुकाया और मज़ीद तफसील बताई। ये ख़्याल तो आपको रखना चाहिए था। मैं तो मरीज़ की कंडीशन बता रही हूँ और उसकी मौजूदा शदीद हालत और तकलीफ़ की वजह दरअसल हमल का ज़ाया होना है। बिस्तर पे लेटे होने के बावजूद भी उस पे शदीद दबाव था और आज उसका जिस्म इस बोझ को मज़ीद नहीं सहार सका। ये अल्फाज किसी चाकू की तरह नहीं बल्कि किसी हथौड़े की तरह मेरे सर पे लगे। हमारा वो खौफ, वो शक जिसके साथ हम जी रहे थे, वो आज एक मुस्तनद इंकशाफ बन चुका था। मेरी मासूम और शर्मीली बेटी जिसकी हया की खातिर हमने नर्स रखी, वो बिस्तर पे पड़े पड़े इस खौफनाक जुल्म का शिकार बनी और अब अस्कात हमल की तकलीफ से गुजर रही थी। ये सोचकर मेरे सीने में एक आग भड़क उठी। मैंने अपने सर को घुमाया और सीधा उस कोने की तरफ देखा जहां वो नर्स खड़ी थी। जैसे ही डॉक्टर ने हमल के ज़ाया होने की बात की, उस नर्स ने एक भी लम्हा ज़ाया न किया और वो अपना सारा पर्दा लपेट के दरवाजे की तरफ भागने लगी। उसके कदमों में डर और फरार की जल्दी थी, जैसे वो खुद को गुनहगार साबित कर रही हो। रानी के अब्बा अभी भी सख्ते की हालत में थे, मगर मैं जो एक माँ थी जिसकी बेटी की इज्जत और ज़िंदगी दाव पे लगी थी, मैंने अपने अंदर की सारी ताकत जमा की और चीख के हस्पताल के मुलाजमीन और वहाँ मौजूद गार्ड्स को मुखातिब किया। उस औरत को पकड़ो, ये भाग रही है, ये इस जुर्म में शामिल है, इसे जाने मत देना। मेरी बुलंद आवाज़ सुन हस्पताल का अमला और कुछ गार्ड्स फौरन उसकी तरफ लपके। उसने भरपूर मज़ाहमत की, अपने लंबे पर्दे में छुपने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर 3-4 लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वो ज़ोर ज़ोर से हाथ पाँव मार रही थी और दबी आवाज़ में कुछ बड़बड़ा रही थी, जैसे वो किसी को धमकियां दे रही हो या खुद को बेकसूर साबित कर रही हो, मगर अब वो उनकी गिरफ्त में थी। रानी के अब्बा भी अब होश में आ चुके थे। उनका चेहरा सुर्ख था और उनकी आंखों में उस वक्त शदीद तरीन गुस्सा भरा हुआ था। वो नर्स की तरफ लपके, मगर डॉक्टर और मुलाजमीन ने उन्हें मुश्किल से रोका। आप कानून को हाथ में ना लें, अभी आपकी बेटी की जान खतरे में है, पहले कानून को अपना काम करने दें, डॉक्टर ने सख्ती से कहा। रानी के अब्बा ने एक लम्हे के लिए नर्स को घूर के देखा और नर्स खौफ के मारे अपने हाथों से अपना चेहरा और पर्दा छुपाने लगी। रानी के अब्बा का चेहरा गुस्से, हैरत और कराहत से भरा हुआ था। उनका वजूद बेकाबू होकर नर्स की तरफ लपका हुआ था, मगर अस्पताल का अमला एक मजबूत दीवार बन चुका था। वो धाड़ रहे थे कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, ये तुम्हारी तमाम शराफत को भूल जाएगी। उनके सामने उस वक्त सिर्फ उनकी बेटी की पामाल हुई इज्जत और वो मुजरिम जिसने मासूमियत का नकाब ओढ़ रखा था। मेरी चीखें और रानी के अब्बा का गुस्सा सारे माहौल को गूंजदार बना रहा था। नर्स जो खौफ से बुरी तरह कांप रही थी, अपने पर्दे को दोनों हाथों में मजबूती से दबोचे हुए थी, जैसे उसके पीछे कोई आम राज नहीं बल्कि कोई वहशी हकीकत छुपी हो। आखिरकार रानी के अब्बा ने एक झटके में नर्स को थामे गार्ड को पीछे धकेला और अपने लरसते हाथों से उसके चेहरे पे पड़ा हुआ मोटा नकाब खींच लिया। नकाब के उलटते ही जो चेहरा सामने आया, उसने हम दोनों को पत्थर बना दिया। वो चेहरा कोई अजनबी नहीं था, वो तो रानी की जीनत फुप्पो थी, खानदान का वो हिस्सा जो रानी के लिए हमेशा मोहब्बत का दिखावा करता था। रानी के अब्बा के मुंह से सिर्फ एक लफ्ज निकला, जीनत। उस लम्हे उनकी आंखों में गुस्से की जगह दहशत और नाकाबिले यकीन धोखे का एहसास था। ये वही औरत थी जिसने 2 साल पहले रानी के तंदुरुस्त होने के ज़माने में अपने आवारा बेटे का रिश्ता मांगा था और रानी के अब्बा ने पूरे ख़ानदान के सामने उसके बेटे के किरदार पे उंगली उठा रिश्ता ठुकरा दिया था। हम अपनी हसीन और लायक बेटी ऐसे आवारा के हवाले नहीं करेंगे जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं। ये अल्फाज जीनत के लिए इज्जत पे लगा एक ऐसा जख्म थे जिसे वो कभी ना भूली थी, और आज उसने उस बेइज्जती का बदला यूं लिया। मेरे अंदर माजी के तमाम बिखरे टुकड़े जुड़ने लगे। वो हादसा जिसको हमने इत्तेफाक समझा, जीनत के होंठों पे आई एक तल्ख मुस्कुराहट ने उसकी तस्दीक कर दी। फख्र था ना इसकी खूबसूरती पे, इसे माजूर होते देखा तो कैसा लगा। वो मेरे बेटे की बीवी बनने के लायक नहीं थी, लेकिन तुम्हारी नाक काटना जरूरी था। वो बड़बड़ा रही थी और उसकी आंखों में हसद और इंतकाम की वो गंदी आग थी जो साफ दिखाई दे रही थी। ये सुन मेरी रूह कांप गई। ये वो हादसा था जिसे उसने इंतकाम की पहली कड़ी बनाया, मगर असल जहर तो अब खुलना था जब रानी के अब्बा ने बमुश्किल पूछा, और ये हमल, ये सब क्या? जीनत ने अपने हाथ मजबूत कर लिया और कहा, तुमने इसे मेरे बेटे के लायक नहीं समझा था ना, मैंने इसे लायक बना दिया। जब तुम्हारी लाडली बिस्तर से लग गई और तुम लोगों ने अंधे एतमाद में मुझे उसकी नर्स बना दिया, तो मेरे बेटे को बेहतरीन मौका मिल गया। वो एक रात चुपके से आया और उसने अपना बदला लिया, और तुम्हारी बेटी अब तुम्हारे आवारा बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली थी। ये सुन के रानी के अब्बा का सर शर्म से झुक गया। ये शर्मिंदगी उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ रही थी।
मेरी बेटी की इज्जत और हया जिसका मैं पर्दा बनना चाहती थी, वो मेरे ही रिश्तेदार के हाथों यूं लुट गई। तुम्हें लगा था कि तुम्हारी हया इसे बचा लेगी। मैंने उससे कहा था कि अगर उसने एक भी लफ्ज़ बताया तो पूरे शहर में ढिंढोरा पीटूंगी कि तुम्हारी माजूर बेटी ने मेरे आवारा बेटे के बच्चे को जन्म दिया है। इसी डर और शर्मिंदगी की वजह से तुम्हारी लाडली ने अपना मुंह बंद रखा और खामोशी से इस जुल्म को झीलती रही। ये सुनकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये थी रानी की खामोशी की असल वजह, वो शदीद झिझक जिसको हम कुछ और समझ रहे थे। ये लड़की अपनी इज्जत बचाने की खातिर उस जालिम नर्स और अपने ही कज़न के जुल्म को बर्दाश्त करती रही। जीनत ने आखिरी कहका लगाया, तुम्हें लगा था मैं जादू टूना कर रही थी। मैं तो सिर्फ पुराने घरेलू टोटके आजमा रही थी ताकि हमल घर में ही ज़ाया हो जाए और तुम लोगों को ये राज मालूम ना हो सके। मगर तुम्हारी बेटी की किस्मत ख़राब थी कि हमल मुकम्मल तौर पे घर में ज़ाया ना हो सका और उसे अस्पताल आना पड़ा ताकि तमाम पर्दे चाक हो सके। इस इंकशाफ ने मेरे और रानी के अब्बा के लिए अब कोई शक व शुबा ना छोड़ा। ये इंतकाम की वो आग थी जिसने हमारे खूबसूरत घर को जला के राख कर दिया। रानी के अब्बा का गुस्सा अब हसद और इंतकाम की मुकम्मल तस्वीर बन चुका था। उन्होंने फ़ौरन पुलिस को कॉल की। अब ये मामला सिर्फ बाप और बेटी का नहीं था बल्कि कानून और इंसाफ का था। जीनत को अस्पताल के गार्ड से मजबूती से जकड़ा हुआ था और वहीं बिस्तर पे पड़ी रानी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रही थी। अब हमारा वाहिद मकसद रानी को बचाना और इस सारे जुल्म का बदला लेना था। जीनत का नकाब उतरते ही सच्चाई के तमाम पर्दे चाक हो चुके थे। पुलिस फौरन अस्पताल पहुंची। रानी के अब्बा ने एक लम्हा भी ज़ाया न किया। उन्होंने तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स और जीनत का एतराफ़ जुर्म पुलिस के हवाले कर दिया। कानून ने अपना रास्ता तेजी से बनाया। जीनत को उसी लम्हे गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बेटे को भी, जो शहर छोड़ फरार होने की कोशिश में था। जल्द ही पुलिस ने धर लिया। कुछ ही हफ्तों की अदालती कार्रवाई के बाद उन दोनों को उनके जुल्म और गुनाह की सज़ा सुनाई गई और वो सलाखों के पीछे पहुंच गए। ये हमारे लिए इंसाफ की जीत थी मगर उस जीत की कीमत बहुत भारी थी। कानूनी कार्रवाई के बाद भी हमारा असल इम्तिहान ख़त्म ना हुआ। रानी की जिस्मानी तकलीफ को तो डॉक्टरों ने संभाल लिया मगर वो नफ्सियाती और जज्बाती कर्ब जो उसने बिस्तर पे तन्हा सहा वो अब भी उसके वजूद से चिमटा हुआ था। वो मुसलसल तकलीफ में थी। बिस्तर पर पड़ी वो अक्सर खला को घूरती रहती। उसकी आंखों में ना तो नफरत थी और ना ही गुस्सा, बस एक गहरा सन्नाटा था। वो किसी से कोई बात नहीं करती थी, हत्ता कि हमारे प्यार भरे लम्स का भी कोई जवाब न देती। उसका जिस्म तो माजूर हो चुका था मगर उस जुल्म ने उसकी रूह को भी मुंजमद कर दिया था। और हम, रानी के अब्बा और मैं, हम दोनों शदीद तरीन पछतावे की आग में जल रहे थे। हमारा ये पछतावा किसी आम गलती का नहीं, ये हमारी अंधी गफलत और मासूम बेटी की हया पर हमारे गलत फैसले का नतीजा था। हमारे लिए रानी का कमरा अब सिर्फ एक कमरा नहीं रहा था बल्कि ये हमारी गफलत की निशानी बन चुका था। एक ऐसा कैद खाना जहां हमारी बेटी ने तन्हा जुल्म सहा। जीनत फुप्पो और उसके बेटे का जेल जाना एक मामूली इंसाफ था जबकि हमारा असल इंसाफ तब होगा जब हम रानी को दोबारा उस सन्नाटे से बाहर निकाल जिंदगी की तरफ वापस लाएंगे। हम जानते थे कि ये सफ़र बहुत तवील और मुश्किल है मगर अब हमने अपनी बेटी को दोबारा ज़िंदगी देने का पुख्ता अज़म कर लिया था। उस पछतावे की आग ने हमें सिखा दिया था कि भरोसा करने से पहले आंखें खुली रखना कितना ज़रूरी होता है।